साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए क्लास में। तो चलिए साथियों, आज हम लोग लेके आ गए हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई प्रश्न। बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे हम लोग पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने में ये रहा कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए, आपको अलंकार से पूछा है और कितना अच्छा पंक्ति, एक बार और पढ़ लीजिएगा कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बताइए प्रिय छात्रों, इसमें कौन सा अलंकार है? आप लोग जवाब देते चले। तो देखिए, इस सवाल का आपका क्या हो जाएगा? क्या विभावना अलंकार हो जाएगा, या फिर संदेह अलंकार हो जाएगा, या फिर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, या फिर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा प्रिय छात्रों? तो देखिए, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका विरोधाभास। क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अब क्यों विरोधाभास अलंकार होगा? तो देखिए, क्या लिखा है ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो देखिए, इधर उधर दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है, मतलब विरोध है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? विरोधाभास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। फिर चलते हैं इसके बाद अगले सवाल में। देखिए, अगला सवाल आपका है कि जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी। वाह वाह! कि जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप लोग बताते चलिएगा। तो क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? क्या विरोधाभास हो जाएगा, या फिर विभावना हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा, या फिर श्लेष हो जाएगा? तो देखिए, अगर इस सवाल का अगर आप लोग जवाब दीजिएगा, बहुत आसान सा जवाब है। क्या बोला है कि जब से है आँख लगी और ना आँख लगी। एक बार मतलब आँख लगी और एक बार आँख ना लगी, यानी ये दोनों को अगर आप देखिएगा तो एक दूसरे का क्या है प्रिय छात्रों? उल्टा है। और आप लोग को बता दिए हैं कि जब भी क्या हो जाएगा, अगर एक ही पंक्ति में अगर उल्टा एक दूसरे का उल्टा अर्थ आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? विरोधाभास हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। अगला सवाल आपके सामने में ये रहा। देखिए, अगला सवाल है कि सपना क्या है? सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी में कौन सा अलंकार है? देखिए, आज अलंकार सब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार लग रहा है कि सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी में कौन सा अलंकार है? तो बताइए प्रिय छात्रों, क्या श्लेष हो जाएगा, या फिर अनुप्रास हो जाएगा, या उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा? आप लोग जब तक जवाब देते चले, आप लोग को सपना से एक बात बताते हैं। देखिए, हमारे बहुत मशहूर, बहुत फेमस आदमी, जहाँ नाम आप लोग को पता होगा, APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने क्या बोले हैं कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोने देते हैं, बल्कि सपने तो वो होते जो आपको सोने नहीं देते हैं। इसलिए प्रिय छात्रों, आप लोगों को भरपूर मेहनत करना है और आप लोग जिस मकसद के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको हासिल करना है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा प्रिय छात्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। रुकिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? रूपक अलंकार। रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखिएगा, और रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग, ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा क्या? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? रूपक अलंकार है। थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले। देखिए, हिंदी में आप लोगों का 25 क्वेश्चन रहता है। 25 में से 5 क्वेश्चन आपका गद्यांश से रहता है। तो गद्यांश आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी बुक पोर्शन से, और आपका वो ईजिली हो जाएगा। बाकी जो 20 प्रश्न है जो हम लोग हर दिन लेके आते हैं, तो उसमें से आपको अलंकार हो गया, आपका समास हो गया, जितने सारे भी टॉपिक से पूछे जाते हैं, हम लोग हर एक टॉपिक को लेकर के आने का कोशिश करते हैं। चलिए, इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं प्रिय छात्रों। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप लोग जवाब देते चले। क्या वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, या फिर रूपक अलंकार हो जाएगा, या श्लेष हो जाएगा, या फिर अतद्गुण अलंकार हो जाएगा? तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए प्रिय छात्रों। तो देखिए, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अतद्गुण अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतद्गुण अलंकार। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। देखिए, हम लोग एग्ज़ाम से पहले इतना बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप अगर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो अगर एग्ज़ाम में अगर यही सवाल पूछ दे तो आप इजीली उसको हल कर लीजिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। इसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या है कि आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है? आप कल कहाँ गए थे? क्या आपका निषेधवाचक हो जाएगा, या फिर इच्छावाचक हो जाएगा, या संकेतवाचक हो जाएगा, या प्रश्नवाचक हो जाएगा? बताइए प्रिय छात्रों, आप कल कहाँ गए थे? तो देखिए, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। जैसे यहाँ पे प्रश्न ना पूछा जा रहा है कि आप कल कहाँ गए थे, कहाँ गए थे आप, तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 5 के बाद छठा प्रश्न में चलते हैं। देखिए, छठा प्रश्न आपका है कि
चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज आपका कौन सा समास है? क्या आपका तत्पुरुष हो जाएगा, या फिर आपका द्वंद्व हो जाएगा, या फिर बहुव्रीहि हो जाएगा, या फिर कर्मधारय हो जाएगा प्रिय छात्रों? तो देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि आप जानते हैं कि जिसका ना एक से अधिक माना निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि बोलते हैं प्रिय छात्रों। और द्वंद्व का आप तो जानते ही हैं कि द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों शब्द क्या रहते हैं? एक दूसरे के उल्टा रहते हैं, दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा रहता है, उसको द्वंद्व बोला जाता है। और द्विगु भी आप लोग जानते हैं कि द्विगु में क्या होता है कि संख्या का वहाँ पे इंडिकेट होता है, संख्या इंडिकेट होता है, उसको द्विगु बोला जाता है। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि चतुर्भुज आपका क्या है, कौन सा समास है? तो देखिए चतुर्भुज ना यानी चार भुजा, यानी इसका एक से अधिक माना निकल के आता है, अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? बहुव्रीहि। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपको है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध माने सही है, आपको ढूंढ के निकालना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या पहला कि तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं, या फिर राम और सीता आई थी, या फिर विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ, या फिर मेरे लिए पढ़ता हूँ? बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध होगा प्रिय छात्रों? तो आप लोग को बताते चले कि देखिए मेरे लिए पढ़ता हूँ नहीं, मतलब मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे अगर ये लिखा रहता तो वो शुद्ध हो जाता। विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ अगर होता तो यहाँ पे ये सही हो जाता। राम और सीता आई थी नहीं, बल्कि राम और सीता आए थे होता, तब ये सही हो जाता। तो ये आपका गलत है। लेकिन यहाँ पे जो आपका है कि तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं, ये वाला जो पंक्ति, ये वाला जो वाक्य प्रिय छात्रों, ये क्या है? शुद्ध है। और आपको बोला था कि जो शुद्ध है वही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 7 के बाद 8वां प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न आपका है कि छंद के कितने अंग होते हैं? देखिए एक होता है छंद का प्रकार होता है, और एक अंग होता है। अगर प्रकार पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर लेकिन अंग पूछा है तो छंद के कितने अंग हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। कितने? छंद के अगर अंग पूछा है तो ध्यान रखिएगा कितने होते हैं प्रिय छात्रों? 5 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर अंग नहीं पूछ के अगर प्रकार पूछता, अंग नहीं पूछ के अगर प्रकार पूछता तो प्रकार कितना हो जाता है इसका? छंद का 4 प्रकार होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोग को बताते चले कि जो 5 अंग है वो क्या क्या है? एक होता है मात्रा होता है, एक यति होता है, एक आपका गति होता है, एक तुक होता है, और एक गण होता है। तो टोटल आपका कितना अंग होता है छंद के? 5 अंग। लेकिन प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार। क्या क्या? एक वर्णिक, एक मात्रिक, एक वर्णिक वृत्त, और एक मुक्त। यानी टोटल कितना? 4। अगर उसका प्रकार पूछे तो 4 हो जाता। लेकिन अंग पूछा है प्रिय छात्रों तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न है कि वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्या निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या निश्चयवाचक हो जाएगा, या अनिश्चय हो जाएगा, या संबंध हो जाएगा? बताइए प्रिय छात्रों। तो देखिए अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे तो संबंध का कोई मतलब है नहीं, और अनिश्चय, अनिश्चय मतलब जहाँ पे कुछ आपको कंफर्म नहीं रहता, तो यहाँ पे तो अनिश्चय वाली कोई बात है ही नहीं, और यहाँ पे निश्चय वाले भी कोई बात नहीं है प्रिय छात्रों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा औरों को नहीं अपने को। तो अपना मतलब यानी नीज। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? इस सवाल का जवाब निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। यानी इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 9 के बाद 10वां प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न आपका है कि सुनीता रो रही है। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? बताइए सुनीता रो रही है, क्या वो वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? फटाफट जवाब दीजिए कि सुनीता जो रो रही है वो किस काल का उदाहरण है? तो देखिए भूतकाल, एक भविष्य, भविष्य जो आने वाला, जो आपका फ्यूचर यानी आने वाला, भूतकाल जो आपका गुजर गया, लेकिन रो रही है मतलब वर्तमान। इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? वर्तमान काल। यानी सुनीता अभी रो रही है तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, जिसको प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनत करते रहें। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। 10 के बाद 11वां प्रश्न में। 11वां प्रश्न आपका है कि कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग कौन विशेषण है? क्या गुणवाचक विशेषण, या फिर गुणवाचक विशेषण, या फिर रुकिएगा थोड़ा सा, क्या गुणवाचक विशेषण, या संख्यावाचक विशेषण, या परिमाण बोधक, या फिर सर्वनामिक विशेषण? तो बताइए प्रिय छात्रों कि कुछ लोग कौन विशेषण हो जाएगा? तो अब बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए कुछ लोग बोला है, कुछ का मतलब यानी संख्या को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? इस सवाल का जवाब 11 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आप लोग हर दिन ना पेन कॉपी लेके बैठे और मेहनत करते चले, और हर हाल में आप लोग सफल
होइएगा ही अगर मेहनत कीजिएगा तो। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग? देखिए उपसर्ग जो आपका आगे लगता है, पढ़ते जो आपका बाद में लगता है, जो आगे शब्द के आगे लग के माना बदल दे और जो शब्द के बाद में लग के माना बदल दे, जो आगे को उपसर्ग बाद में पढ़ता है। तो देखिए अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग बताइए। तो देखिए अनुकूल को अगर संधिविच्छ कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु, अनु हो जाएगा इसका उपसर्ग। क्या हो जाएगा मेरे साथ? तो कुल में क्या लग गया? अनु लग गया है, कुल में अनु लग कर क्या हो गया? अनुकूल हो गया। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। चलते हैं 12 के बाद 13वां प्रश्न में। देखिए 13वां प्रश्न आपका है कि झाड़ू शब्द में प्रत्यय। देखिए अभी आप लोग को बताया कि प्रत्यय जो आपका किसी शब्द के लास्ट में लगता है, तो देखिए झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो बताइए आप लोग, क्या आपका ऊ हो जाएगा या फिर ये बी, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? बताइए फटाफट। तो झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा मेरे छात्रों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दीर्घ ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा, झाड़ू। क्या हो जाएगा? झाड़ू। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। चलते हैं 13 के बाद 14वां प्रश्न में। प्रश्न संख्या 14। देखिए 14 आपका है कि सज्जन शब्द कौन समास है? सज्जन शब्द जो है वो कौन सा समास है? क्या अव्ययभाव समास है या फिर कर्मधारय समास है या फिर द्विगु समास है या द्वंद्व समास है? तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि सज्जन शब्द है वो कौन सा समास हो जाएगा। तो देखिए आप अगर सज्जन को देखिएगा तो इसका माना क्या होता है? सत प्लस जन। क्या होता है? इसको अगर आप तोड़िएगा तो क्या होता है? सत प्लस जन होता है। सत मने अच्छा और जन मने व्यक्ति, यानी अच्छा व्यक्ति। तो देखिए ये अच्छा व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका प्रिय छात्रों? ये आपका 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? कर्मधारय समास, यानी 14 का बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 14 के बाद चलते हैं 15वां प्रश्न में। देखिए 15वां प्रश्न है कि चौराहा कौन सा समास है? चौराहा जो है वो कौन सा समास है? क्या आपका द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है या कर्मधारय समास है? फटाफट आप लोग बताइए कि चौराहा कौन सा समास है। तो देखिए प्रिय छात्रों, अगर आप चौराहा को देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु। देखिए चौ, चौ मतलब यानी चार, चौ का मानी चार, चौ का मानी क्या होता है मेरे छात्रों? चार। तो देखिए चार जो आपका है ये आपको किसको इंडिकेट कर रहा है? नंबर को इंडिकेट कर रहा है। नंबर को अगर संख्या को इंडिकेट करेगा तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा समास है? द्विगु समास, द्विगु। अब देखिए द्विगु को पहचानने का तरीका क्या है? देखिए कैसे आप पता पाइएगा कि वो ट्रिक वाइज। देखिए द्वि मने भी दो होता है और दो आपका क्या? एक नंबर है। तो देखिए जब भी अगर नंबर वाला रहे तो आप समझ जाइएगा द्विगु समास हो जाएगा। इस तरह आप ध्यान रखिएगा प्रिय छात्रों। चलिए 15 के बाद चलते हैं 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? बताइए आप लोग, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? क्या करण कारक या फिर संप्रदान कारक या क्रम कारक या फिर अपादान कारक? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि लोगों ने चोर को मारा तो किस कारक का उदाहरण है? चोर को मारा, चोर को मारा। तो क्या हो जाएगा आपका? कर्म कारक हो जाएगा। क्या होगा प्रिय छात्रों? कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा, किसको मार रहा है? चोर को मार रहा है। तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में 16 के बाद 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न आपका है कि शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? क्या करण का हो जाएगा या संबंध का हो जाएगा या फिर अपदान हो जाएगा या फिर कर्म हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? यानी शिकारी ने क्या किया? बाघ को मारा। तो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी यानी कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में 17 के बाद 18वां प्रश्न। देखिए मुहावरा है आपका कि कुत्ते की मौत मरना, मुहावरे का क्या अर्थ है? कुत्ते की मौत मरना क्या बहुत अलग रहना या फिर बराबर मानना या फिर बाधा दूर होना या फिर बुरी तरह मरना? तो देखिए कोई अगर बहुत बुरी तरह से मरता है तो क्या आदमी के जुबान में जरूर आप सुने होंगे कि कुत्ते की मौत मरा। तो देखिए कुत्ते की मौत मरना का मतलब होता है कि बहुत बुरी तरीका से मरना, बहुत बुरी तरह से मरना। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आप लोग मेहनत करते चलें, पढ़ते चलें और हिम्मत बनाए रखिए मेरे छात्रों। अगर आप अपने आप में हिम्मत बनाए रखिएगा तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता है। चलते हैं 18 का 19वां प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न है कि दिनानुदीन कौन समास है? दिनानुदीन कौन समास है? क्या अव्ययभाव समास है या तत्पुरुष है या कर्मधारय है या फिर द्विगु है? तो बताइए फटाफट आपका दिनानुदीन कौन सा समास हो जाएगा। तो देखिए मेरे छात्रों फिर से आपका समास से प्रश्न है, तो आप लोग देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? दिनानुदीन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अव्ययभाव। क्या हो जाएगा मेरे छात्रों? अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्या होगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 19 के बाद 20वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है कि आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है।
आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ क्या है कि घर में सांप निकलना, या फिर कपटी मित्र, या फिर सच्चा मित्र, या फिर सांप मारना। तो देखिए प्रिय छात्रों, आस्तीन का सांप होने का मतलब क्या होता है, वो कपटी मित्र हो जाता है। क्या हो जाता है, कपटी मित्र हो जाता है। आस्तीन का सांप होने का मतलब क्या हो जाएगा, रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग। आस्तीन का सांप होने का मतलब कपटी मित्र हो जाता है। थोड़ा रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा रुकिए, कभी कभी थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाता है प्रिय छात्रों। तो देखिए क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ कपटी मित्र हो जाएगा, यानी ऐसा दोस्त जो आपका दोस्त भी है लेकिन आपका दुश्मन भी है। दोस्त रह करके क्या कर रहा है, आपके अंदर अंदर दुश्मनी कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, आस्तीन का सांप बोला जाता है। और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा प्रिय छात्रों। तो बताइए आप लोग कि आप लोगों को 20 प्रश्न में से कितना मार्क्स आया, और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बस इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें और आप लोग हिम्मत ना हारें। देखिए आप हार तभी जाइएगा जब आप अपने से हार मान लीजिएगा। अगर आप अपने से हार नहीं मानिएगा तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और ज़रूर आप लोग को सफलता मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहें।